तो कैसे हो प्यारे लोग? बढ़िया। हाउस योर प्रिपरेशन इज गोइंग? ऑल गुड। चलिए जी, आज हम शुरुआत करेंगे अपने इस सीरीज का वो पार्ट जिसका क्लास 12th के बच्चों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और ऑर्गेनिक ना बहुत लोगों के लिए एक हवा बना के रखा हुआ है कि समझ नहीं आता या हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी बेटा, दिस इज द रियल केमिस्ट्री। अगर आप ऑर्गेनिक को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, समझकर पढ़ते हैं, तो आप इसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते। यार मैं नहीं भूला आज तक, अभी तक भी, राइट। तो अगर मैं नहीं भूला और मैं अगर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ, तो फिर तो तुम भी कर सकते हो ना। मैंने भी तुम्हारी तरह 11th 12th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, बट फिर भी तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ। और बड़ी शेरो शायरी ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चलो सबसे पहले समझ लो कि आखिर हेलो एल्केन किसे कहते हैं। देखिए, हेलो एल्केन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हेलो और एल्केन। यहां पर हेलो का मतलब होता है हेलोजन, ठीक, जिसको हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स भी कहते हैं। आपके पेरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टेटिन है। एस्टेटिन के आगे मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि एस्टेटिन आपका रेडियो एक्टिव होता है। दिस इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। इसीलिए हम इसकी जो स्टडी है वो जनरली नहीं करते। रेडियो एक्टिव है तो जनरली हम इसकी स्टडी नहीं करते। नाउ द सेकेंड वर्ड इज एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि एक एल्केन मॉलिक्यूल है आपके पास, और उस एल्केन मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करके आप उसकी जगह हेलोजन लगा दो, तो दैट कंपाउंड बिकम्स हेलो एल्केन। उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रहा हूं यहां पर। जिस तरीके से CH4 है, दिस इज योर मीथेन। मीथेन मॉलिक्यूल में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं और एक हेलोजन इसकी जगह लगा दूं, नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट हेलोजन्स विद एक्स इन द होल चैप्टर। ठीक है। एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन। पूरे चैप्टर में मैं जहां कहीं एक्स लिखूंगा, दैट एक्स स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। तो इन केस अगर रिएक्शन में मैं कहीं लिखना भी भूल जाऊं कि एक्स क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो अंडरस्टूड है कि हेलोजन की बात हो रही है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात हो रही है। CH4 में से एक हाइड्रोजन आपने हटाया और उसकी जगह एक हेलोजन लगा दिया तो बना CH3X। ठीक है। इसमें से अभी एक एक करके हम तीनों हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो CH3X, फिर सिमिलरली CH2X2, फिर सिमिलरली CHX3, फिर सिमिलरली CX4। इस तरह के चार कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड ऑल दीज फोर कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ हेलो एल्केन। ये किसके एग्जांपल्स हैं बेटा? हेलो एल्केन के एग्जांपल है। ठीक है। तो हेलो एल्केन का मतलब हुआ एक एल्केन मॉलिक्यूल जिसके अंदर हेलोजन लगा दिया गया है, तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उस हेलोजन की वजह से चेंज हो गई है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को, द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है। और हेलो एरीन क्या है? देखो, एरीन का जो मतलब है वो होता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर। एरीन का मतलब होता है, एरीन माने एरोमेटिक स्ट्रक्चर। और जनरली सबसे पहला जो एग्जाम्पल है एरीन का वो है बेंजीन। तो हम पूरे चैप्टर में एरीन माने बेंजीन की बात करेंगे। और बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन लगा दिया जाए, बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन लगा दिया जाए, तो दिस कंपाउंड बिकम्स हेलो एरीन। ये कैसा बन जाता है? हेलो एरीन बन जाता है। तो हमें वैसे कंपाउंड्स की स्टडी करनी है पूरे चैप्टर के अंदर जहां पर नॉर्मल सैचुरेटेड कार्बन चेन है, और मे बी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन भी हो सकती है, जो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे रिएक्शंस में। वहां पर हेलोजन को लगाया गया है, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, द व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी का मतलब है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
यू नो वेरी वेल कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि there's a you can say there's a group which can define the physical and chemical properties of that particular organic molecule। ठीक है, एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को जो कि उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, उस पर्टिकुलर एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम उसको फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, तो वही फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन है हमारे लिए, हेलोजन है। वही फंक्शनल ग्रुप कौन है, हेलोजन है, क्योंकि हम किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हेलोजन लगे हुए हैं एज दी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उन कंपाउंड्स को हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की कैटेगरी में रखा गया है। और इस चैप्टर का वेटेज सीबीएसई ने काफी अच्छा दिया है और बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं यार। मतलब इस चैप्टर के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं ना, तो ट्रस्ट मी, ऐसे गिने चुने क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप रटकर चले जाओ, बिल्कुल रटकर चले जाओ, सीबीएसई उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, सीबीएसई उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। यार मैं पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं कि अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन के उन चुनिंदा क्वेश्चंस को पढ़ लिया, तो सीबीएसई उससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है। ठीक, और मैं उन क्वेश्चंस को इस लेक्चर में आज जरूर कवर करूंगा। क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं और बहुत जल्दी से क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। देखिए, अगर कहीं पर एक हेलोजन लगा हो तो मोनो हेलो एल्केन, अगर किसी तरह CH2X देन CH2X, दो हेलोजन लगे हो तो डाई हेलो एल्केन, और अगर तीन लगे होते, है ना, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तीन हेलोजन्स लगे हुए हैं, उसको ट्राई हेलो एल्केन्स कह सकते हैं। सो दिस इज मोनो हेलो एल्केन, राइट, दिस इज डाई हेलो एल्केन एंड दिस इज ट्राई हेलो एल्केन। ठीक, तीन हेलो एल्केन्स की स्टडी हमने यहां पे कर ली। एक हेलोजन लगा है तो मोनो नाम दिया, दो लगे हैं तो डाई नाम दिया, और तीन लगे हैं तो ट्राई नाम दिया। ठीक है, और तीन से ज्यादा लगे हो तो वी कैन कॉल इट एज पॉली। ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। नाउ इनकी जो क्लासिफिकेशन है, वो उसको करने का ना एक मेथड है। ये पहला जो मेथड हमने यूज किया, दिस वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड। कितने हेलोजन एटम अटैच हैं, एक लगा है तो मोनो कह दिया यार, दो लगा है तो डाई बोल दिया, और तीन लगा है तो ट्राई बोल दिया। अब ध्यान से सुनो, एक कैटेगरी और आती है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। वो कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी है आपकी कि बेस्ड ऑन the nature of carbon, based on the nature of carbon to which halogen is attached, halogen is attached। ठीक है, जहां पर हेलोजन अटैच है उस कार्बन का नेचर कैसा है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ना, यार देखो ऑर्गेनिक में कुछ बातें बड़ी फिक्स सी होती हैं। नेचर का यहां मेरा मीनिंग है हाइब्रिडाइजेशन से। किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, जिससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे मैं एक बात करता हूं सीधा, CH3CH2X, इस तरह का कोई कंपाउंड है। अब ये जो हेलोजन है ये डायरेक्टली आपके इस कार्बन से जुड़ा है जो कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इसको मैं अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में रखता हूं। किसकी कैटेगरी में रखता हूं, अल्काइल हैलाइड। नाउ ये जो अल्काइल हैलाइड है, दीज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मोर कैटेगरीज। पहली कैटेगरी आती है 1 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चा, 1 डिग्री का मतलब है कि जिससे आपका हेलोजन जुड़ा, जैसे इस कार्बन से जुड़ा। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू वन कार्बन ओनली। ठीक है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी के दो हाइड्रोजन हैं इसके पास। बाकी के दो कौन है, हाइड्रोजन है इसके पास। और यू कैन से जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है उस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन कह सकता हूं बेटा। ये मेरा कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन पे अगर एक सब्स्टिट्यूशन है तो इसको प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री हलाइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी हलाइड। बोले तो 1 डिग्री हलाइड, प्राइमरी हलाइड बोले तो 1 डिग्री हलाइड। ठीक है, और अगर आपके अल्फा कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूशन है, जैसे एक मिथाइल यहां पर, एक CH, एक और मिथाइल, और इसी CH पे X है, तो ये आपका अल्फा कार्बन है। देखो अल्फा पहचानने की जो
टेक्निक है ना वो क्या है, अल्फा वही है जो फंक्शनल ग्रुप को बियर करता हो। ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा हेलोजन, इससे मेरा अल्फा कार्बन ये जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहे हैं, दो बार सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, एक मिथाइल ये रहा एक मिथाइल ये रहा। तो कैसा हुआ ये, 2 डिग्री हुआ कि 1 डिग्री हुआ, बोलो जल्दी बोलो। 2 डिग्री हुआ। और इसी 2 डिग्री को आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी हलाइड कहते हैं बेटा, सेकेंडरी हलाइड कहते हैं, ठीक। और 3 डिग्री का मतलब क्या है फिर, जल्दी बताओ यार। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री बताने के बाद अगर 3 डिग्री बताने की भी मुझे जरूरत पड़े तो फिर यार तुम्हारी पढ़ाई कैसी करते हो तुम, बेकार है फिर तुम्हारी पढ़ाई करना। यार 3 डिग्री का मतलब क्या है, व्हेन देयर देयर आर 3 सब्स्टिट्यूशंस ऑन द अल्फा कार्बन, ठीक है। जहां अल्फा कार्बन पे कितने सब्स्टिट्यूशन होंगे, 3 सब्स्टिट्यूशन होंगे। अब क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक ही पेज पे समझ आए। दिस इज CH3C, इससे जुड़ा X, इस पे 3 सब्स्टिट्यूशन। अच्छा एक बहुत मतलब हमारे विद्वान भी बच्चे इसको देख रहे होंगे, वो विद्वान बच्चे जो ये समझ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन सर इसका मतलब ये कह रहे हो कि दोनों ग्रुप सेम हो। अरे भैया ये दो ग्रुप अगर अलग अलग भी है तो भी चलेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप है वहां पर हमारा, है ना। अब जैसे मैंने ये तीनों जगह मिथाइल लगा दिए तो ये मत समझ लेना कि एक जैसे ग्रुप होने चाहिए। अरे यार तुम्हारे ग्रुप अगर अलग अलग होंगे तो भी चलेगा, बट सब्स्टिट्यूशन तो है ना, सब्स्टिट्यूशन है। अलग अलग ग्रुप होंगे तो भी चलेगा। और मुझे एक बात बताओ यहाँ इस वाले कंपाउंड को देखकर कि ये मेरा हेलोजन है, तो ये अल्फा कार्बन होगा कि नहीं होगा, जिससे मेरे बाकी के सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट हैं। अब इस अल्फा कार्बन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है यार, 3 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं आपको, 3 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। इसीलिए इसको टर्शरी हलाइड कहा जाता है। कैसा हलाइड कहा जाता है, टर्शरी हलाइड पढ़ा जाता है, टर्शरी हलाइड। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्राइमरी हलाइड, सेकेंडरी हलाइड और टर्शरी हलाइड हमने अभी अभी पढ़ लिए। चलिए ये था हमारा फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम अल्काइल हैलाइड कहते कह रहे थे, व्हेन हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और उसमें भी 3 फर्दर क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। अब थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि अगर मैं अपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर दूं, यहां से एक आध सवाल आपका जरूर एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। देखो भाई बहुत सारे सैंपल पेपर्स में मैंने इस साल देखा है 2024 के, बहुत सारे सैंपल पेपर्स में देखा है इस तरह का ना एक सवाल जरूर दिया गया है कि आइडेंटिफाई द अलाइलिक हलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, कि आइडेंटिफाई द विनाइलिक हलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो पता होना चाहिए ना कि अलाइलिक विनाइलिक है क्या, ठीक है। अब देखो ये मेरा कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, मान के चलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बट इसके पीछे एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ध्यान से समझना मेरी बात, ये हेलोजन कनेक्ट हुआ इस कार्बन से जो कि है sp3, और ये sp3 आगे किससे कनेक्ट हुआ, इस कार्बन से जो कि है sp2। मैं कैसे पहचान पा रहा हूं sp3 sp2, अरे भैया बहुत सिंपल बात है लाडलो, कि अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के, अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहेंगे, और अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से तो क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। अब sp3 इज नाउ कनेक्टेड टू sp2, इस सिस्टम को अलाइलिक हलाइड कहते हैं, अलाइलिक हलाइड, दिस इज कॉल्ड अलाइलिक हलाइड, ठीक। इससे मिलता जुलता एक और सिस्टम है, ये हेलोजन है, दिस इज कनेक्टेड टू कार्बन विच इज ऑलरेडी डबली बॉन्डेड, है ना। दिस इज कनेक्टेड टू कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कैसा है, डबली बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह के सिस्टम को आप विनाइलिक हलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हलाइड। तो अलाइलिक विनाइलिक, ठीक है। आगे सुनेंगे, अगर आपका हेलोजन किसी बेंजीन रिंग से या अराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इस तरह के सिस्टम को आप अराइल हलाइड के पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अराइल हलाइड, अराइल हलाइड, ठीक है। तो अलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, अराइल हलाइड हो गया। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जेमिनल डाइहलाइड्स एंड विसिनल डाइहलाइड्स की, ठीक है। वो कैटेगरी क्या है देख लेंगे एक बारी। मान के चलिए आपके पास कोई कंपाउंड है CH2
बॉन्डेड CH2, एक हैलोजन इसके ऊपर और एक हैलोजन इसके ऊपर। जब कभी भी एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन लगा हो, ध्यान से देखिए, एडजेसेंट कार्बन पड़ोस पड़ोस वाले कार्बन के ऊपर लगा हो, तो इस तरह के हलाइड्स को विसिनल डाइहलाइड पढ़ा जाता है। विसिनल डाइहलाइड्स, विसिनल डाइहलाइड्स, ठीक है, समझ आई बात। और अगर किसी एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लटके हों इस तरीके से, हेलोजन यानी कि X, अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लटके हों तो इस तरह के सिस्टम को जेमिनल डाइहलाइड पढ़ते हैं। जेमिनल डाइहलाइड, जेम डाइहलाइड, जेमिनल, GEMINAL, जेमिनल डाइहलाइड। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में काफी सारे नामों के आगे ऐसे लिखा जाता है, विसिनल 1,2 डायब्रोमो इथेन, या ऐसे लिखा जब मिलेगा आपको जेमिनल 1,1 डायब्रोमो एल्केन। तो वो VIC स्टैंड्स फॉर विसिनल, GEM स्टैंड्स फॉर जेमिनल, ठीक है। विसिनल कब होता है? विसिनल होता है जब एडजेसेंट कार्बन पे हो, और जेमिनल कब होता है? जब हमारे एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हों। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा? हाँ, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा हम शॉर्टकट में ले जाएंगे, क्योंकि दिस इज वन शॉर्ट वीडियो फॉर यू ऑल। IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर में देखो हमेशा चार बातें हैं, चार गोल्डन रूल दे रहा हूं जो आपको फॉलो करने हैं, बाकी आपकी मर्जी। पहला गोल्डन रूल है कि आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे बड़ी कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करिए एंड मेक श्योर कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो उस कार्बन चेन का पार्ट हो। मेक श्योर कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो उस कार्बन चेन का पार्ट हो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन लोएस्ट लोकेंट रूल। जब आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता कर ली, उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करिए, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिए गए हैं उन सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप नंबरिंग करना शुरू करिए कार्बन चेन पर। और जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करिए कि कहीं एक तरफ से काउंट करने पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट पोजीशन पे आए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, लेट्स से एक इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ से काउंट करने पर वो सेकंड पोजीशन पे है और दूसरी तरफ से काउंट करने पर वो सिक्स्थ पोजीशन पे है। तो आप किधर से काउंटिंग करोगे? जहां से वो लोएस्ट नंबर को मिलता हो, यानी कि हमारा सेकंड वाली पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है तो मैं उधर से काउंटिंग करूंगा, और सिक्स पोजीशन पर जब आ रहा था उधर वाली काउंटिंग को मैं क्या करूंगा? रूल आउट, ठीक है, वो नंबरिंग मेरे काम की नहीं है। उसके बाद अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करिए कि उनकी पोजीशंस का जो सम है वो लोएस्ट आ जाए, यानी कि लोएस्ट सम रूल को फॉलो करिए। और एक चौथा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको हमेशा पता होना चाहिए। इथाइल और मिथाइल अगर दो चीजें लिखी हैं तो इथाइल ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। और एक सबसे खास बात इसके लिए जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, मैं क्लास 11th में ही ये चीज बच्चों को क्लियर कर देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आता, ठीक है, उनको मैं आज फिर बता दे रहा हूं। और हो सकता है आपको ये चीज आती हो कि अगर नंबर के आगे नंबर लिखना हो, IUPAC में लिखते टाइम अगर नंबर के आगे नंबर लिखना हो तो बीच में आप कॉमा लगाते हैं, और अगर नंबर के आगे लेटर लिखना हो तो बीच में आप डैश लगाते हैं, ठीक है। और एक सबसे अच्छी चीज कि फर्स्ट लेटर जो होता है IUPAC के नाम का वो कैसा होगा? कैप्स में होगा। और आप पूरी IUPAC लिखते टाइम बीच में कोई भी स्पेस
नहीं देंगे, तो नो स्पेस। सो देयर आर 4 मोर पॉइंट्स जिनके बारे में मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूं कि अगर नंबर के आगे नंबर है तो भैया बीच में कॉमा लगा दीजिए, और नंबर के आगे लेटर है तो बीच में डैश लगा दीजिए, और अगर आप नाम लिख रहे हैं तो जो फर्स्ट लेटर है आपका वो कैप्स में होना चाहिए और बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आती है ना? बिल्कुल इतनी बात समझ आती है। अब जैसे एक कंपाउंड है उसका मैं आपको बना के बता दे रहा हूं। एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, दिस इज इन योर एनसीईआरटी ओनली, CH3H डबल बॉन्ड H 1 methyl, here this is hydrogen and this is Br। ये एक मॉलिक्यूल दिया है और इस तरह के सवाल सीबीएसई बड़े प्यार से पूछ लेता है कि भैया एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, जरा पता करके बताइए कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। तो कर लेते हैं, दिस इज नंबर 1 पोजीशन, दिस इज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने पता करी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी आई हमारे पास? 5 कार्बन की आई है बेटा, ये वाली। ऐसे जा रहा है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाला। ठीक, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं? एक तो 4th पोजीशन पे लगा है कौन? ब्रोमीन। और 2nd पोजीशन पे क्या है हमारा? एल्कीन सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 4 पे लगा ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट, 5 कार्बन है, 2 पोजीशन पे एल्कीन है, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब जरा यहां देखो यार, मैंने अभी आपको क्या जिक्र किया था? मैंने आपको बताया था ना कि नंबर के आगे नंबर होता है तो क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। ठीक है, चलो इस नाम में पूरे में नंबर के आगे नंबर कहीं नहीं है, लेकिन नंबर के आगे अल्फाबेट हो तो बीच में क्या लगता है? हाइफन लगता है, डैश लगता है। ये देखो लगाया है 4 डैश ब्रोमो पेंट डैश 2 डैश इन। ये ध्यान रखना है। एक्चुअली बच्चे सबसे ज्यादा गलती आईयूपीएसी की और लिखने में करते हैं। आईयूपीएसी आता है, नो डाउट आईयूपीएसी आपको आता होगा क्योंकि आप क्लास 11 से सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलती आपको लिखने में होती है और टीचर्स ने आपके मार्क्स भी इसी बात पर काटे हैं और सीबीएसई की चेकिंग में मार्क्स इस बात पर कटते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं ना उसका इंटरप्रिटेशन ठीक होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ठीक होने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं जैसे फॉर एग्जांपल कि 4 ब्रोमो पेंट 2 इनका स्ट्रक्चर बनाना है, तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर बैक अगेन। ये वापस स्ट्रक्चर वैसा आपसे बनना चाहिए। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। मतलब आप जो नाम लिख रहे हो एक्चुअली में क्या वो उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि आपका इंटरप्रिटेशन ठीक है, आपने नाम ठीक लिखा है, आपके नाम को पढ़कर कोई भी उस स्ट्रक्चर को बना सकता है, तो इसका मतलब आपका आईयूपीएसी नेम करेक्ट है। और अगर आपका आईयूपीएसी नेम गलत है, आपके नाम की इंटरप्रिटेशन ही गलत है, तो ट्रस्ट मी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस में यहां पर अगर आपने देखा होगा ना, एक चीज और मुझे याद आती है, आपने जो देखा यहां पर एल्कीन सिस्टम भी देखा, हेलोजन भी देखा। यार प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है कभी? प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है? क्लास 11th की जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना? जब हम कहते थे कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास लगे हों तो उनमें से एक ग्रुप को जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है इस ऑर्डर के हिसाब से, उस ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना करते थे। मानते थे कि नहीं मानते थे? उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बाकी के सारे काम होते थे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखोगे कि हेलोजन और एल्कीन, तो एल्कीन को ज्यादा प्रेफरेंस दी हुई है। और एल्कीन को प्रेफरेंस दी हुई है तो आपका जो सिस्टम है, जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो आप इधर से ना काउंट करके किधर से काउंट करेंगे? इधर से, सो दैट आपका जो एल्कीन है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल पाए। ठीक है, और साथ के साथ यह भी ध्यान रखना है क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप आपके पास लगे हुए हैं, तो इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे कि उनका जो सम है वो हमेशा लोएस्ट आए। ठीक है, इतनी बात समझ आती है? ठीक, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम सिर्फ ये बात ध्यान रखेंगे
कि जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, वो हमारा ना इंटरप्रिटेशन ठीक होना चाहिए। अगर इंटरप्रिटेशन ठीक है तो आपका आईयूपीएसी ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट विद नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अंदर मान के चलिए ये कार्बन है और ये हेलोजन है। सो हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों के बीच में देयर इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑन द पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल पर अगर आप देखोगे तो कार्बन और हेलोजन के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस माना गया है। सबसे ज्यादा इन मींस इन इन कंपाउंड्स के अंदर, ये नहीं कि मेटल और हैलाइड्स के बीच में तुम फाइंड आउट करना शुरू कर दो। अब रीजन क्या है कि कार्बन एक ग्रुप 14 एलिमेंट है, ठीक है, और हमारा जो हेलोजन है वो ग्रुप 17 एलिमेंट है। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बड़े प्यासे हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बड़े प्यासे हैं कि अगर उन्हें कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो फटाक से उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं। यही सीन है कुछ कार्बन हेलोजन के साथ कि हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कार्बन अपोजिटली चार्ज होगा, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमेशा बियर करेगा। ठीक है, अब देखो आपको यहां पे दिख रहा है कि किसी ना किसी पॉइंट पर इन कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी डेवलप होने के चांसेस हैं, है ना, किसी ना किसी पॉइंट पर कंपाउंड्स के अंदर पोलैरिटी डेवलप होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि ये कंपाउंड्स पोलर होंगे या नहीं होंगे, और अगर पोलर होंगे तो वाटर में सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे? एक क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने अभी तक के सैंपल पेपर्स देखे हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आपको अब ध्यान में आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि although alkyl halides are polar in nature but they are immiscible with water, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है आई थिंक, और सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट ये पूछा है। उस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि तीनों का रीजन बताइए, एंड दिस इज वन ऑफ देम कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट आर इमिसिबल विद वाटर। हालांकि इसकी बात करेंगे हम थोड़ा सा चैप्टर में आगे चलने पर, व्हेन वी विल बी डीलिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, अब यहां तक हमारी बात क्लियर होती है कि जो हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो क्या है? हमारा पोलर है। ठीक, अब सुनो, इसके बाद कहानी शुरू होती है आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कुछ रिएक्शंस आपकी यहां पर हैं, प्रिपरेटरी मेथड्स। ठीक है, कैसे आप अपने हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक दो बड़े फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल आपके क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल है। तो फ्रॉम अल्कोहल्स पहला रिएक्शन जो जनरली पढ़ लेते हैं कि ROH प्लस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड in presence of concentrated HCl reacts together to form RCl, RCl plus water। ठीक है, ये एक्चुअली बेटा अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। देखो, ऑर्गेनिक इज फन। ऑर्गेनिक फन कब है? जब आप रिलेट करके पढ़ते हो, और जब आप रिलेट करके नहीं पढ़ते तो ऑर्गेनिक बहुत बोरिंग है फिर यार आपके लिए, आप ऑर्गेनिक के लिए नहीं बने फिर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फन। अब आप देखो कि अल्कोहल रिएक्ट करके आपको अल्काइल क्लोराइड और वाटर दे रहा है। क्या दे रहा है? अल्काइल क्लोराइड और वाटर दे रहा है। इसी रिएक्शन को यार लुकास रिएजेंट टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट टेस्ट। अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और अल्कोहल की प्रॉपर्टी है। हो गया ना लिंक? दोनों चैप्टर लिंक हुए आपस में कि नहीं हुए? अरे जो अल्कोहल से रिएक्शन करवाकर आप अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर कर रहे हो, ये हेलोएल्केन की एक तरह की प्रिपरेशन है, जबकि अल्कोहल की एक तरह की प्रॉपर्टी है कि वो जिंक क्लोराइड के साथ इस तरह की रिएक्शन को देता है। एंड दिस फेमस टेस्ट इज नोन एज लुकास रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं। एक और रिएक्शन है कि अल्कोहल में ROH प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप डाल दें तो 2-3 चीजें यहां बनेंगी।
एक बड़ा अच्छा सा रिएक्ट जो प्रोडक्ट है वो बनेगा RBr, साथ के साथ एक बनेगा Na2SO4, और जाहिर सी बात है एक बनेगा हमारा वाटर। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है। और एक रिएक्शन और है यहाँ पर जो मुझे याद आ रही है, वो है कि ROH में अगर आप SOCl2 डालते हैं, थायोनाइल क्लोराइड डालते हैं, तो यहाँ पर भी RCl बनता है और SO2HCl दोनों बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं। इस रिएक्शन को जनरली आपकी एनसीईआरटी ने बड़ा बड़ा ही फोकस किया है इस रिएक्शन के ऊपर। पैराग्राफ में एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आपने एनसीईआरटी कभी पढ़ी है तो पैराग्राफ में लाइन लिखा है कि ऑन रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड alcohol gives alkyl chloride and this is the good method to prepare alkyl halides. It's a very good method. It's a very good method. Very good method to prepare alkyl halides. और ये मेथड जो है वो अच्छा क्यों है? वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हलाइड्स। ये मेथड अच्छा क्यों है भाई? ये मेथड अच्छा इसलिए है, रीजन अगर आप इसका पढ़ेंगे, रीजन कहता है कि जो साइड प्रोडक्ट हैं SO2 और HCl, both the side products are escapable gases, escapable gases। ठीक है। SO2 और HCl जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसी स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं? गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जब गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो देयर इज नो नीड फॉर प्यूरिफिकेशन, है ना भाई? बाकी के रिएक्शंस में क्या है? अल्काइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड्स बन तो रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं कि आपको प्यूरिफाई करके आपको ये सब चीजें अलग अलग करनी पड़ेंगी। लेकिन इस रिएक्शन में खास क्या है? इस रिएक्शन में खास ये है कि SO2 और HCl प्रोड्यूस हो रहा है और दोनों ही गैसियस मीडियम में है। और अगर ये दोनों गैसियस हैं तो यार गैसेस की टेंडेंसी होती है सिस्टम को एस्केप करने की। आप गैस को खुला छोड़ देते हो, घर पे LPG कनेक्शन है आपके, अगर आप उस गैस को खुला छोड़ देते हो तो निकलती है कि नहीं निकलती है? बताओ। बिल्कुल निकल जाती है ना। और अगर गैस वहां से एस्केप कर सकती है तो SO2 और HCl को कितना ट्रैप करके रखोगे यार रिएक्शन मीडियम में? ये भी ट्रैप करके नहीं रखी जाएंगी। क्या होगा? SO2 और HCl उड़ जाएंगे और बचेगा क्या? खाली आपका RCl बचेगा। इसका मतलब मुझे कोई प्योरिफिकेशन करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं पड़ा, और कॉमर्शियलाइज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है ये, है ना? कॉमर्शियल मेथड अच्छा क्यों है? अरे भैया फैक्ट्रियों को हर अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बचानी होती है, तभी तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बचेगी? अल्काइल क्लोराइड को बना तो रहे हो, लेकिन अल्काइल क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन भी तो है आपका। आप उस प्यूरिफिकेशन को अगर खत्म कर दो किसी तरह, तो बिल्कुल कर दिया हमने, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दी थायोनाइल क्लोराइड के साथ। और जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी उस केस में SO2 और HCl दोनों ही एस्केपेबल गैसेस में फॉर्म होंगे और निकल जाएंगे सिस्टम से। सो देयर इज नो नीड फॉर सेपरेशन। ठीक है, कोई सेपरेशन करने की जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक, यहां तक समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड है आपका नंबर 2। हेडिंग डालेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन से दो तीन तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। पहला मेथड है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। एक गोल्डन रूल दे रहा हूं इस रिएक्शन के लिए, और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। CH3 CH2 CH2 और आगे लिख लीजिए CH3। इसकी रिएक्शन कराइए यूवी लाइट में क्लोरीन के साथ, यूवी लाइट में क्लोरीन के साथ। तो पूछा है कि कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनके स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। जब आपको ये पता करना हो कि कितने तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इस टाइम पर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, जितने ज्यादा तरह के हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। दो तरह के हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, तीन तरह के हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे। समझ लेते हैं जरा इस बात को इसी रिएक्शन के अंदर, कि ये जो हमारा कंपाउंड ऊपर दिया है इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन्स हैं। तो ये मिथाइल के हाइड्रोजन्स इज सिमिलर टू दिस मिथाइल के हाइड्रोजन्स, और इस CH2 के हाइड्रोजन्स इज सिमिलर टू इस CH2 के हाइड्रोजन्स। तो ये कैटेगरी नंबर 1 हो गई और ये कैटेगरी नंबर 2 हो गई। तो कितने तरह के हाइड्रोजन्स हुए बेटा? दो तरह के हुए। देखो तरह के कहने का मतलब है केमिकली सिमिलर हाइड्रोजन्स, केमिकली सिमिलर हाइड्रोजन, यानी कि जिनका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है। और केमिकल एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से अब क्या होगा कि जब दो तरह के हाइड्रोजन तुम्हें पता लग ही गए हैं तो अब तुम प्रोडक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। पहला क्या प्रोडक्ट होगा भाई? फर्स्ट पोजीशन से आप हेलोजन हटा दीजिए, हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो आपने वहां पे क्लोरीन लगा दिया और पूरा कंपाउंड बाकी का ऐसा ही है। और दूसरा का पॉसिबल क्या स्ट्रक्चर होगा? दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास? जो सेकंड वाले टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है वहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, मान के चलिए मैंने इस पोजीशन से हटा दिया और एक ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने दोनों लेफ्ट हैंड साइड से हटाए हैं, राइट हैंड साइड से हटाते तो क्या होता? कुछ भी नहीं यार, राइट हैंड साइड से अगर हटाओगे तो उसी मॉलिक्यूल को ऐसे पलट कर देखोगे तो ये वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, और इस वाले पर अगर लगाना है उसको पलट कर देखोगे तो ये वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? केमिकली सिमिलर हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं ना, जितने तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं उतने तरह के आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है कहानी? अब बेटा बात आती है फ्रॉम एल्कीन्स, है ना, फ्रॉम एल्कीन्स, इसी के नीचे कर लेते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। डोंट वरी, बाकी की तरह जिस तरह आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पीपीटी मिलती है, इस वीडियो का भी पीपीटी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। अपनी टीम को बोलूंगा कि प्लीज अपलोड कर दें। बैकएंड पे टीम अगर आप प्लीज मुझे सुन रहे हैं तो भाई इसका जो पीपीटी है, ठीक है, दिस आई विल सेव इन माय फोल्डर, इसको प्लीज अपलोड कर दीजिएगा बच्चों के लिए, बड़ा हेल्पफुल है इनके लिए, ये महायुद्ध लड़ने जा रहे हैं। राइट, सो बच्चा लोग, आई हैव रिक्वेस्टेड माय टीम टू प्लीज अपलोड दिस पीपीटी फॉर यू ऑल। जितना मैक्सिमम आपको बेनिफिट मैं करा पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा आपको बेनिफिट कराने की। नाउ लिसन, ये एक अल्कीन मॉलिक्यूल है और मुझे इसके ऊपर HX को ऐड करना है। तो HX का एडिशन यहाँ कैसे होगा? यहाँ एडिशन होगा कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरे कार्बन पर क्या आ जाएगा? हेलोजन आ जाएगा। ठीक है, इसे कैसा एडिशन कहते हैं? इसे कहते हैं मार्कोवनिकोव एडिशन, मार्कोवनिकोव एडिशन। मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से आपने ऐड कर दिया। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है? रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। लिख देता हूं, रिच गेट्स रिचर, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, एंड पुअर गेट्स पुअरर, पुअर गेट्स पुअरर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स थे उन अनसैचुरेटेड कार्बन्स में आपको यह देखना है कि किस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। जिस पर हाइड्रोजन है आपके HX का ये वाला हाइड्रोजन उन्हीं पर जाके ज्यादा लगेगा, और जिस पर कम हाइड्रोजन है वहां पर हेलोजन लगेगा। इस तरह के एडिशन को आप मार्कोनिकॉव एडिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉव एडिशन। चलिए सर, अब इसी के साथ एक चीज देखते हैं कि अगर हमें एल्कीन मॉलिक्यूल में डायरेक्टली हेलोजन को ऐड करना हो, एडिशन ऑफ X2 मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ X2 मॉलिक्यूल, तो आपके पास ये एल्कीन सिस्टम है और आप इसमें एक X2 ऐड करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड देगा। वन हेलोजन ऑन वन कार्बन, अनदर हेलोजन ऑन सेकेंड कार्बन। ठीक है, इसी में बेटा मैं आपको एक चीज करा देता हूं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक,
ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है प्लस। अगर मैं ब्रोमीन का एडिशन करा दूं, ठीक है, लिक्विड ब्रोमीन का एडिशन मैं करा दूं, तो आपको क्या लगता है, आपको प्रोडक्ट जो है वो ये फॉर्म होगा? बिल्कुल होगा। अब समझो ये मैंने रिएक्शन स्पेसिफिकली आपके लिए क्यों लिखी। ब्रोमीन का खुद का कलर कैसा होता है? ऑरेंज रेड। कैसा होता है? ऑरेंजिश रेड कलर का होता है लिक्विड ब्रोमीन। और जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल पे जाके लगता है, ये कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। दैट इज वाई दिस इज द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। अगर आपको पता करना हो कि आपके मॉलिक्यूल में अनसेचुरेशन है या नहीं है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ा हुआ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन कि ब्रोमीन को अगर हम डीकलराइज करते हैं एल्कीन डालकर, तो हमें पता लग जाता है कि हमारे एल्कीन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ऑर्गेनिक सैंपल में डबल बॉन्ड है। इसी को हम टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन कहते थे। एक और आपने 11th में पढ़ा होगा, मुझे याद है, जब हम डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों पोजीशन पर OH आ जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, है ना। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी हम किस लिए करते हैं? टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, जब हमें पता करना हो कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर अनसेचुरेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हम कर रहे थे हाइड्रोकार्बन से, कहाँ है? यहाँ पर है, हाइड्रोकार्बन से। चलिए अभी हम करेंगे नेक्स्ट, जो थर्ड है वो है हमारा हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। देखो हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? दो ही मेथड आपको यहां पढ़ने हैं। पहला, व्हेन वी आर यूजिंग आयोडीन, या आप कह लीजिए फॉर आयोडीन फर्स्ट, फॉर आयोडाइड आयन, एंड दूसरा फॉर फ्लोराइड आयन। अगर आयोडाइड आयन है तो रिएक्शन का नाम क्या होता है मेरे बच्चा? रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो नाम क्या होता है बेटा? नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या नाम होता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शंस मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, बहुत आसान है ये फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन को पढ़ना। फिंकलस्टीन के लिए अगर हम बात करें तो RX मॉलिक्यूल कोई अल्काइल हैलाइड है, सोडियम आयोडाइड आपने डाला। सिंस यू आर यूजिंग सोडियम सॉल्ट, तो ड्राई ईथर हम प्रेफर करते हैं रिएक्शन मीडियम के लिए, तो यहाँ पे RI आ जाता है और NaX बन जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ? हेलोजन और आयोडीन दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए, दैट इज वाई इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए और मेटालिक सॉल्ट, लेट्स से कोबाल्ट पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, COF5 के साथ रिएक्शन कराइए, इसको हीट करिए, तो RF बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट आपके निकल जाएंगे। तो RF बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर, तो आई एम नॉट राइटिंग। ठीक है, नाउ X इज रिप्लेस्ड विद, और यू कैन से सब्स्टिट्यूटेड विद फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। आयोडाइड के साथ अगर एक्सचेंज हो रहा है तो रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, यहां तक समझ आया? हेलोजन एक्सचेंज मेथड दो हैं हमारे पास, पहला है फिंकलस्टीन और दूसरा है स्वार्ट्ज। फिंकलस्टीन में हमने क्या किया है? आयोडाइड के साथ एक्सचेंज किया, और स्वार्ट्ज में हमने क्या किया है? फ्लोराइड के साथ एक्सचेंज किया। बिल्कुल। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स पर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, एलिफेटिक अमीन्स अरीन्स वो हो गए, एलिफेटिक हैलाइड्स हो गए। अब जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे हेलोएरीन्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, अगर आप साथ के साथ लिख रहे हैं ना, मेरे साथ लिख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपके बहुत शॉर्ट नोट्स तैयार होते चल रहे हैं और इनसे बाहर पेपर नहीं आता, ये गारंटी है बेटा मेरी। दिस इज मिथाइल, मिथाइल बेंजीन आप इसको नाम देते हैं, और क्या कहते हैं इसको? टॉलीन कहते हैं। ठीक है, टॉलीन बोलते हैं। अगर मैं X2 की रिएक्शन करा दूं हेलोजन मॉलिक्यूल की,
आयरन एज कैटलिस्ट एंड डार्क में, ठीक है, सनलाइट में नहीं कराएंगे, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये तो मिथाइल ऊपर है ही है, सिंस मिथाइल इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे ग्रुप होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये इनकमिंग हेलोजन को कहां पर लगाएंगे? एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे, ठीक है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। ये दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोहेलोटोलीन, ऑर्थोहेलोटोलीन, and this is called पैराहेलोटोलीन, पैराहेलोटोलीन। और जो पैराहेलोटोलीन है, this is going to be the major compound and ऑर्थोहेलोटोलीन is going to be minor compound, just because की ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल होती है, ठीक है। बस इस मिथाइल में और इस हेलोजन में स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है ना, दोनों बल्कि ग्रुप है हमारे पास। मिथाइल तो बल्कि है ही है, हेलोजन का साइज भी बड़ा हो सकता है इन केस ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जनरली यहां पर रिएक्शन ना होके ऑर्थो पोजीशन पे प्रेफर करता है पैरा पोजीशन पे होना, इसीलिए जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा, तभी हम उसे मेजर कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और माइनर कौन सा हो जाता है हमारे लिए? ऑर्थो वाला। ये पहला था, पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है? बाय सेंडमेयर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाय सेंडमेयर्स रिएक्शन। ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, देखो ध्यान से। ये हमारे पास एनिलीन एक सिस्टम है, दिस इज एनिलीन, ठीक। हम क्या करते हैं, इस एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, और टेम्परेचर कंडीशन रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। यार 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशन कैसे रखी जाती है? आइस बाथ में आप इस रिएक्शन को कराइए तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, एक कंपाउंड फॉर्म होता है यहां पर। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं बेटा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक सॉल्ट है, आपने अमीन चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड यहां लिख लेते हैं, डायाजोनियम क्लोराइड, ठीक है। BDC मैं इसको शॉर्टकट में बोल देता हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब होता क्या है, अगर आप इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो, कैसे कैसे कराते हो रिएक्शन? इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो कॉपर 1 सॉल्ट के साथ, Cu2X2 के साथ, वेयर X कैन बी योर क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो ये आपको एक कंपाउंड देगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो ऊपर लगा हुआ था, ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आपका करस्पॉन्डिंग हेलोजन आ जाएगा जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो एक अराइल हलाइड फॉर्म होगा, अराइल हलाइड विल बी फॉर्म्ड, और साथ में N2 गैस लिबरेट हो जाएगी, N2 गैस विल बी लिबरेटेड आउट, ठीक है। इस रिएक्शन को बेटा सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। और आपको पता है, अगर आपके पास कॉपर 1 सॉल्ट नहीं है, आप अराइल हलाइड तब भी प्रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन अब वो रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन नहीं होती, दैट रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं आगे कि अगर आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है बट कॉपर 1 सॉल्ट नहीं है, कॉपर 1 सॉल्ट मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। दिस इज BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर कॉपर 1 सॉल्ट नहीं है तो कॉपर एज अ मेटल और करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड, वेयर X कैन बी योर क्लोरीन एंड ब्रोमीन। भाई अगर आप क्लोरीन लेना चाहते हैं तो HCl आप एसिड ले लेंगे, ब्रोमीन लेना चाहते हैं तो HBr आप ले लेंगे, तब भी रिएक्शन को कराया जा सकता है। और ऊपर लगेगा
कोई भी करस्पॉन्डिंग हेलोजन, मैंने Br लगा दिया, आप X लिख लीजिए। X का मतलब है यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन। इस रिएक्शन को गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैटरमैन्स रिएक्शन, गैटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अराइल हैलाइड को सिर्फ सैंडमेयर रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है, गैटरमैन रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हो। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है, यहां आप कॉपर 1 सॉल्ट यूज करते हो, कॉपर 1 सॉल्ट, और जो सॉल्ट का अनायन होता है वही यहां लगेगा अराइल हैलाइड में। जबकि इस वाले में क्या है, आप कॉपर मेटल यूज करते हो। आप क्या यूज करते हो? आप कॉपर मेटल यूज करते हो, और कॉपर मेटल के साथ आप करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड यूज करोगे, तो जो भी हेलो एसिड होगा उसके हिसाब से आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, उसके हिसाब से क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, और यहीं पर आपका ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया हुआ है, अगर मैं इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ शेक कर दूं, तो शेकिंग विद पोटेशियम आयोडाइड, तो जनरली आइडोबेंजीन फॉर्म हो जाता है। इसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट Ki डाला और शेक कर दिया। सो दिस इज आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन। ठीक है, आइडोबेंजीन भी प्रिपेयर हो गया। चलिए, यहां तक बिल्कुल समझ आता है। अब जल्दी से, बहुत जल्दी से इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। व्हेन आई एम डीलिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ना, तो मैं दो चीजों पे ज्यादा फोकस करा रहा हूं। पहला है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बीपीटी। देखो, सॉल्युबिलिटी में एक क्वेश्चन बड़ा फिक्स है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है ऑल्दो ऑल्दो अल्काइल हैलाइड इज पोलर, अल्काइल हैलाइड इज पोलर, अल्काइल हैलाइड इज पोलर, but immiscible with water, immiscible with water, immiscible with water। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई ने बहुत पूछा है। दिस इज सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जरूर मार्क करिएगा। रीजन लिख लीजिए साथ के साथ, रीजन लिख लीजिए, आंसर भी लिखिए, आंसर भी लिखिए साथ के साथ। तो रीजन क्या है यहाँ पर कि अल्काइल हैलाइड इज पोलर बट इमिसिबल विद वाटर? रीजन है कि प्योर अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में, प्योर आरएक्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, आरएक्स मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगा हुआ है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हैं। कैसी इंट्रैक्शंस हैं? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस है। और प्योर वाटर के अंदर कैसे इंट्रैक्शंस होते हैं बेटा? प्योर वाटर के अंदर कैसे इंट्रैक्शंस होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप अल्काइल हैलाइड को इस वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, सो सॉल्वेशन एनर्जी का नाम आप सबने सुना होगा। बेसिकली क्या होता है कि डिसॉल्व होने पर ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं तोड़ पाता, जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता। ठीक है, so due to insufficient energy, alkyl halide molecules cannot break hydrogen bonding between the water molecules. That is why alkyl halide is generally insoluble in water. वो water में कैसा होता है? insoluble होता है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करी जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ट्रेंड आप ध्यान रखेंगे। ट्रेंड क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन चेन लेंथ के, कार्बन चेन लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा चेन बड़ी होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, और ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बीपीटी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट बेटा, है ना? कौन पूछ रहा था ये? हाँ,
बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बीपीटी माने बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब सुनो ध्यान से कि अगर आपका लेट से एक बार फ्लोरीन लगा दीजिए, एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, है ना। अब आप कहोगे कि कार्बन चेन लेंथ तो सेम है भाई, है ना, सब में एक ही एक कार्बन है, मिथाइल 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 की बात हुई है, बट हेलोजन अलग अलग है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैं आपको बता दूं कि इस केस में आयोडाइड जो है उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, आयोडीन वाले का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू क्लोराइड एंड एज कंपेयर टू फ्लोराइड। इसका एक रीजन है, रीजन क्या है लिख लीजिए, कि अगर एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास अगर बढ़ता है या आप कह दीजिए इन नटशेल मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है, तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होता है, वैंडर वॉल इंट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। वैंडर वॉल इंट्रैक्शंस कैसी होती हैं, वैंडर वॉल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, वैंडर वॉल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। और अगर फोर्स बढ़ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। फोर्स अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का, इसके आगे और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा।